देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। ठीक है। तो देखो हम लोग का इलास्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया था, बस इसमें ये एक केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन बाकी है। ठीक है। और कुछ हम लोग इशू मेटेरियल इशू का कुछ मेथड्स का एक दो क्वेश्चन अलग से कर लेंगे, ताकि उस मेथड से अगर थ्योरी आए तो हमें समझने में आसानी हो, जैसे बेस स्टॉक मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड, ये सब का थ्योरी जो है सिलेबस में। ठीक है, तो पहले हम लोग ये केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें क्या बोला है। बोल रहा है कि द परचेस कमिटी ऑफ ए लिमिटेड The purchase committee of A Limited has been entrusted to review the material procurement policy of the company. तो इनका जो मेटेरियल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसे एक बार रिव्यू करना चाहता है। The chief marketing manager has appraised the committee that the company at present produces single product X by using two raw material A and B in the ratio of 3:2। तो ये एक ही प्रोडक्ट बनाता है जिसका नाम है X, और उसके लिए टू मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक में जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखा वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है तो इंफॉर्मेशन एक बार यहाँ पर लिख लेंगे। ए लिमिटेड एक्स प्रोडक्ट बनाता है बाय यूजिंग टू रॉ मटेरियल्स ए एंड बी। रॉ मटेरियल्स यूज होता है ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। बोल रहा है कि मेटेरियल ए इज पेरिशेबल इन नेचर एंड हैज टू बी यूज्ड विद इन 10 days फ्रॉम गुड्स रिसीव्ड नोट डेट, अदरवाइज मेटेरियल बिकम्स ऑब्सोलेट। तो मेटेरियल ए जो है वो पेरिसेबल है, और इसीलिए उसे रिसीव करने के बाद गुड्स रिसीव्ड नोट, मतलब जिस दिन गुड्स रिसीव्ड होता है उस दिन गुड्स रिसीव्ड नोट रेज होता है। ठीक है, इसका पूरा डायग्राम हम लोगों ने मेटेरियल जब स्टार्ट किया था तभी पढ़ा था, कैसे करके प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चलता है। तो गुड्स रिसिप्ट नोट के थ्रू से जब हमें गुड्स रिसिप्ट हो चुका है उसके 10 दिन के अंदर इस मटेरियल को यूज कर लेना है, अदरवाइज ये खराब हो जाता है क्योंकि ये पेरिसेबल है। ठीक है, तो ये ए का जो इंफॉर्मेशन है ये पेरिसेबल है। ठीक है, इसको कंज्यूम करना है विद इन 10 days फ्रॉम GRN, गुड्स रिसिप्ट नोट से 10 दिन के अंदर इसे कंज्यूम कर लेना होगा। अच्छा, आफ्टर दैट अदरवाइज मटेरियल, अच्छा ठीक है, फिर मटेरियल बी इज ड्यूरेबल इन नेचर एंड कैन बी यूज्ड इवन आफ्टर 1 year। ठीक है, और ये ड्यूरेबल है, इसका नेचर जो है ये ड्यूरेबल है, और इसको हम लोग आफ्टर 1 year मतलब ग्रेटर देन 1 year जो है इसे हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। कंज्यूम ग्रेटर देन 1 year, 1 साल से ज्यादा, यही बोला था। And can be used even after 1 year. Material A is purchased from the local market within 1 to 2 days of placing order. Order place करने के 1 से 2 दिन के अंदर मटेरियल ए हमें मिल जाता है, तो ये 1 से 2 दिन को हम लोग लीड टाइम बोलेंगे। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तभी ये सारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमें समझ में आएगा। ठीक है, कि इस क्वेश्चन में मतलब ये तो कुछ उस तरीके से नहीं है, केस सिनेरियो, कोई केस दे देता है उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें ये नहीं बोलेगा कि ये लीड टाइम है, ये वो है, प्रैक्टिकली जैसे होता है वैसे बोल देगा। तो हमें ये समझ लेना है कि 1 to 2 days मतलब लीड टाइम का बात कर रहा है। मेटेरियल बी ऑन द अदर हैंड इज परचेज फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट एंड इट टेक्स 2 to 4 days टू रिसीव द मटेरियल इन द स्टोर। और बी जो है पास में ही, मतलब नेबरिंग स्टेट से ही मिल जाता है। ठीक है, जो मतलब पास का स्टेट है वहीं से मिल जाता है, जबकि ये लोकल मार्केट में मिलता है, ये लोकली नहीं मिलता है, दूसरे स्टेट से आता है और 2 से 4 दिन के अंदर पहुंच जाता है। तो इसका लीड टाइम हो गया, इसका लीड टाइम हो गया 2 to 4 days। ठीक है,
अच्छा, द परचेज प्राइस पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल ए एंड बी इज 30 एंड 44 रेस्पेक्टिवली एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स। विदाउट टैक्स इनका परचेज प्राइस है 30 रुपीज पर किलोग्राम और 44 पर किलोग्राम। ठीक है, तो परचेज प्राइस पीपी लिख दिया 30 रुपीज 30 पर केजी और इसका पीपी है ₹40 पर केजी। अच्छा, फिर देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन है। फिर 40 नहीं, सॉरी 44 बोला था। अच्छा, फिर बोल रहा है द टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू इनकर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ 1200। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए 1200 का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लग जाता है, तो ये हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया 1200। ठीक है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट तो एक ही जैसा होता है, चाहे कितने भी मटेरियल कर लो वो तो ओवरऑल यही होगा। ठीक है, तो इसका भी ऑर्डरिंग कॉस्ट वही हो जाएगा। ऑर्डर करने के लिए जो भी खर्चा होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया इतना। ऑर्डरिंग कॉस्ट ये पर ऑर्डर। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए है, ए एंड बी 15% एंड 5%, और कैरिंग कॉस्ट है 15%। अलग अलग है, 15% कुछ नहीं बोलता है तो पर एनम। ठीक है, हमेशा ये पर एनम में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर नहीं बोला हुआ है पर एनम तो पर एनम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर ये पर मंथ होता तो पर एनम कर लेना पड़ता। ठीक है, बाकी कुछ नहीं बोलने पे पर एनम माना जाता है और हमें पर एनम ही चाहिए। फिर बोल रहा है एट प्रेजेंट मेटेरियल इज परचेज्ड इन ए लॉट ऑफ 15,000 kg टू एविल 10% डिस्काउंट ऑन मार्केट प्राइस। तो करेंटली 15,000 किलो ए मटेरियल खरीदा जा रहा है ताकि 10% डिस्काउंट मिले। मतलब जिनसे खरीद रहे हैं उन्होंने बोला है कि कम से कम 15,000 kg परचेज करो। ठीक है, तब डिस्काउंट दे देंगे। करेंटली परचेज्ड 15,000 kg फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, और इसके बाद ऑन मार्केट प्राइस जीएसटी एप्लीकेबल फॉर बोथ द मटेरियल इज 18% एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट इज एविल्ड। तो आईटीसी मिलेगा, जीएसटी है 18%। ठीक है, अच्छा, इसका ऐसा कुछ नहीं है कि इतना केजी परचेज करेंगे तो इतना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। दोनों पे जीएसटी लग रहा है, जीएसटी लग रहा है 18%, इसमें भी जीएसटी लग रहा है 18%। ठीक है, और आईटीसी अवेलेबल है, आईटीसी अवेलेबल, अवेल्ड, अवेल्ड। ठीक है, अच्छा, फिर बोला है यहाँ पर, यहाँ तक हो गया। फिर बोल रहा है द सेल्स डिपार्टमेंट हैज प्रोवाइडेड एन एस्टिमेट दैट कंपनी कुड सेल 30,000 kg इन जैन 2024। तो 30,000 kg क्या बेचेगा? जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है? एक्स प्रोडक्ट। तो ये कितना सेल करना है इनको? 30,000 kg, और 30,000 kg इन जैन 2024। तो सबसे पहले हमें यही पता करना होता है कि हमें कितना सेल करना है, उसके हिसाब से हम लोग परचेज करने जाते हैं। तो सेल कितना करना है, प्रोडक्ट एक्स, वो पता चल गया 30,000 kg फॉर द मंथ ऑफ जैन। एंड ऑल्सो प्रोजेक्टेड द सेम ट्रेंड फॉर द इंटायर ईयर, और पूरे साल भर ही यही ट्रेंड इनको मेंटेन करना है। मतलब मंथली जो है 30,000 kg करके इनको सेल करना है। द रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज 5:3। रेशियो ऑफ इनपुट एंड आउटपुट का मतलब हो जाता है कि कितना इनपुट देने से कितना आउटपुट मिलता है। मतलब जब हम लोग का रॉ मटेरियल प्रोसेस होगा, मतलब अगर हम इसका एक प्रोसेसिंग बना ले, ठीक है, कि फैक्ट्री में ये प्रोसेस होगा, प्रोसेस होके जो मिलेगा उसका नाम है, प्रोडक्ट का नाम है एक्स। ठीक है, और हमें इनपुट के तौर पे क्या देना पड़ेगा? रॉ मटेरियल ए और रॉ मटेरियल बी। ठीक है, यही बात है। अब रॉ मटेरियल ए और बी का इनपुट आउटपुट रेशियो है 5:3। तो इनपुट आउटपुट रेशियो, तो इनपुट है 5, आउटपुट है 3। इसका मतलब अगर हम लोग ये दोनों मिला के इनपुट देते हैं 5 यूनिट, तो मुझे आउटपुट जो है वो मिलने वाला है 3 यूनिट, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। और कंपनी वर्क्स फॉर 25 days इन ए मंथ एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट इवनली। बोल रहा है कि 25 दिन पूरे एक महीने में काम होता है और प्रोडक्शन कैरिड आउट होता है इवनली, मतलब हर रोज एक ही जैसा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी लिख लेते हैं, कंपनी वर्क फॉर 25 days पर मंथ, सॉरी, हाँ पर मंथ, हाँ 25 days पर मंथ, हर मंथ 25 days काम करता है।
हो गया। द फॉलोइंग क्वेरीज कैलकुलेशन टू बी केप्ट रेडी फॉर परचेज कमिटी रेफरेंस। तो हमें कुछ कैलकुलेशन दिया है जो कि रेडी करना है। फॉर द मंथ ऑफ जैन 2024 व्हाट वुड बी द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी रिक्विजिशंस फॉर बोथ मटेरियल ए एंड बी। मटेरियल ए और बी के मतलब मटेरियल ए और बी कितना कितना हमें चाहिए जैन के मंथ में, ठीक है। तो कितना मटेरियल खरीदेंगे, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि मटेरियल कितना खरीदेंगे, तो जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन करना है 30,000 kg, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे ये पता करना है कि पर डे मुझे कितना मटेरियल चाहिए, ठीक है। पर डे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कंपनी का यहाँ पर कैलकुलेशन जो वर्किंग कैलकुलेशन है, मतलब जो काम करने का है वो डेज के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे ए मटेरियल कितना चाहिए, बी मटेरियल कितना चाहिए, वो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम लोग 5 यूनिट इनपुट देते हैं तो 3 यूनिट आउटपुट मिलता है। तो मुझे अगर 30,000 kg आउटपुट चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये तो मुझे बेस दे दिया है, मुझे ये तो हो गया बेस। एक्चुअली मुझे आउटपुट कितना चाहिए, एक्चुअली मुझे आउटपुट चाहिए, एक्चुअल आउटपुट जो है वो मुझे चाहिए 30,000 kg, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अगर 30,000 kg आउटपुट चाहिए तो मुझे कितना इनपुट चाहिए होगा। तो इससे निकालना पड़ेगा 3 के लिए, अगर 5 है तो 30,000 के लिए कितना होगा, देख बताओ ये कितना होगा। 50,000, 50,000, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट, यहाँ पर लिखेंगे इनपुट, ठीक है। 3 यूनिट आउटपुट चाहिए तो मुझे 5 यूनिट इनपुट देना पड़ेगा। तो 1 के लिए 5/3, तो 30,000 के लिए 5/3 इंटू 30,000, तो हो जाएगा 50,000। तो इसका मतलब मुझे अगर इन फॉर द मंथ ऑफ जैन 30,000 kg एक्स प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है। ये आउटपुट का मतलब एक्स प्रोडक्ट बेचना है, तो मुझे 50,000 kg ए प्लस बी मिला के चाहिए, ठीक है। ये तो दोनों का मिक्सड अप हो गया, ए प्लस बी दोनों, क्योंकि ये इनपुट मुझे इंडिविजुअली ए या बी का नहीं बोला है, दोनों का मिला के बोला है। तो फिर मुझे तो ये बताना है ना कि ए कितना खरीदे बी कितना खरीदे, तो वो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए भी डेटा अवेलेबल है। ए और बी का जो रेशियो है वो प्रोडक्ट में लगता है 3:2, ठीक है। तो ये 50,000 को हम लोगों को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने से ही आंसर मिल जाएगा। मुझे ये जो टोटल खरीदना है ये 3:2 में खरीदना है, तो ए कितना खरीदे और बी कितना खरीदे, निकल जाएगा। 30/20, 30/20, तो 50,000 इंटू 3/5 और 50,000 इंटू 2/5, 30,000, और ये हो जाएगा 20,000। इतना इतना हम लोग खरीदेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया यहीं पर, ऑप्शन डी, ठीक है। एक बार हम जरा चेक करेंगे ऑप्शन डी है कि नहीं, मुझे याद। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमें कैलकुलेशन क्या करना है। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर बोथ द मटेरियल ए एंड बी, ए और बी का यो क्यू निकाल के बताना है, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ए और बी का यो क्यू निकालना है, तो ईओ क्यू फॉर ए, तो फिर फॉर्मूला क्या था, 2 AD एनुअल डिमांड या AC भी लिख सकते हैं, इंटू ACOC या फिर ADOD ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो 2 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो दिया हुआ था, दोनों का ही 1200 करके है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो 1200। और यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट जो है वो है हम लोग का यहाँ पर 15%, और ये हमेशा परचेज प्राइस के ऊपर लगता है, यानी 30 × 15%, ये हो जाएगा 30 × 15%। और आगे एनुअल डिमांड निकालना है, एनुअल डिमांड कितना निकालेंगे, तो हमारा एनुअल डिमांड कैसे निकालेंगे, तो अभी अभी निकाला कि ये 30,000 kg मुझे मटेरियल ए चाहिए,
यही क्या एनुअल डिमांड है या फिर इसको एनुअल डिमांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो ये हम लोगों ने निकाला है 50,000 kg के हिसाब से। 50,000 kg रॉ मटेरियल हमें चाहिए 30,000 kg प्रोडक्शन आउटपुट पाने के लिए। 30,000 kg आउटपुट हमें जैन के मंथ में चाहिए, तो ऑब्वियसली ये वाला मंथली डेटा निकला है। इसका मतलब 50,000 kg रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट जो है वो मंथली है, तो देन 30,000 भी मंथली हुआ, तो फिर इसका मतलब एनुअल डिमांड नहीं हुआ, ये मंथली डिमांड हुआ। तो इसका एनुअल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इंटू 12। हाँ, इंटू 12। तो ये जगह नहीं है बोल के मैंने हटा दिया यहाँ से। 30,000 इंटू 12 इंटू कितना था ये वाला 1200, और कितना आ रहा है वो बता, आंसर कैलकुलेट कर। 13,856.47 पर 4 13,856, एक बार ऑप्शन देखते हैं। 13,856 ही रख देते हैं, क्योंकि ऐसा ऑप्शन में है तो वो पॉइंट हम लोग और नहीं ले रहे, ठीक है। अच्छा, फिर ईओ क्यू फॉर बी, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला, 2 into AD into OC डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एन। 2 into 1200, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट इसमें भी रहेगा, और इसका जो है ये हो जाएगा 20,000 इंटू 12, और परचेज प्राइस इंटू ये कैरिंग कॉस्ट, मतलब 1200, सॉरी 5%, 44 इंटू 5%, कितना है? 16,180। 16,180 या फिर 181, क्या होगा देख। हाँ 181। मतलब ऑप्शन ए, 2 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला है व्हाट वुड बी द मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर मटेरियल ए। मटेरियल ए के लिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट करना है मैक्स स्टॉक लेवल, जिसका फॉर्मूला था ROL प्लस ROQ या फिर EOQ माइनस मीन UT। ठीक है, ये फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला याद होगा तो ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है, और ये हो जाएगा रीऑर्डर लेवल। तो ROL तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो निकालते हैं। देखो, अच्छा इसमें री और ROL जो है रीऑर्डर लेवल, वो पहले निकालना पड़ेगा, तो यहाँ जगह रख देते हैं, यहीं से निकालते हैं ROL। तो ROL का फॉर्मूला होता है मैक्स यूटी, ठीक है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अच्छा, मैक्सिमम यूसेज क्या हो सकता है? ठीक है, तो देखो हमें पर डे का यूसेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन डे के हिसाब से है। क्योंकि देखो हमें दो, ये जो एक्स प्रोडक्ट है वो 30,000 kg बनाना है, ठीक है। 30,000 kg जो बनेगा वो कितने दिन में बनेगा? क्योंकि एक महीने में, 1 मंथ में कंपनी 25 डेज काम करती है, ठीक है। तो 30,000 kg आउटपुट एक्स अगर 25 डेज में बनेगा, तो पर डेज कितना एक्स बनेगा उसके हिसाब से कंजम्पशन होगा। तो पर डे कितना एक्स बनेगा?
सॉरी सॉरी, हाँ ठीक ही बोला था बट थोड़ा सा ये गलत बता दिया। हम लोग तो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन निकाल रहे हैं ना, तो ये देखो पूरे मंथ में कितना रॉ मटेरियल चाहिए। ए रॉ मटेरियल पूरे मंथ में कितना चाहिए, 30,000 kg चाहिए, ठीक है, ताकि हम लोग 30,000 kg एक्स बना पाए। ठीक है, मतलब अगर हम इसको यहाँ थोड़ा ड्रॉ करके समझाए, सिंपल ए से समझाए, तो अगर मुझे ये पूरे मंथ का कैलकुलेशन हो रहा है, पर मंथ का, ठीक है, मंथली कैलकुलेशन, तो ए रॉ मटेरियल मुझे 30,000 kg इनपुट देना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक्स प्रोडक्ट का जो रिक्वायर्ड आउटपुट है यानी 30,000 kg मुझे एक्स मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ ए देने से नहीं मिलेगा, ये जस्ट हम समझा रहे हैं कि अगर 30,000 kg जो है इन द मंथ ऑफ जैन हम लोग रॉ मटेरियल देते हैं ए, तो हमें 30,000 kg आउटपुट एक्स मिलने में हेल्प होगा। ठीक है, अब ये 30,000 kg जो रॉ मटेरियल दिया जाएगा एक महीने में, अब इसका कंजम्पशन कैसे होगा, क्योंकि पूरे मंथ में 25 डेज कंपनी काम करता है। ठीक है, और कंपनी जो है वो काम करता है पूरे मंथ में 25 डेज, तो फिर 25 डेज में अगर ये कंजम्पशन होगा, इसका मतलब तो पर डे कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितना हो सकता है। 25 दिन में अगर 30,000 kg, तो एक दिन में कितना डिवाइड करना पड़ता है, एक दिन में कम होगा ऑब्वियसली, कम होने से डिवाइड और ज्यादा पर होने दिन से। में 30,000 kg डिवाइडेड बाय 25 डेज, ठीक है, तो ये पर डे का कंजम्पशन आएगा, लेकिन मुझे मैक्सिमम कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, तो मैक्सिमम यूसेज कितना हो सकता है एक दिन में, 1200। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना है ए प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पर सारा चीज लिखा हुआ था, तो वहां पर लीड टाइम में जाके देखने से 1 to 2 डेज, तो मैक्सिमम लीड टाइम कितना हो जाएगा, 1 और 2 में ज्यादा जो होता है वही, 1 और 2 में 2 ज्यादा होता है तो 2। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये मैक्सिमम यूसेज हो गया 1200 पर डे, और मैक्सिमम लीड टाइम 2 डेज, तो आंसर हो जाएगा 2,400 kg। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर आ गया ROL का। ठीक है, ROL का आंसर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2,400 प्लस ROQ का मतलब EOQ होता है। ठीक है, अच्छा, अब EOQ A का तो आया है 13,856, वो तो हम लोगों ने EOQ निकाला तो आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों का एक पॉइंट है समझने वाला, क्या है कि जो ये लोग रीऑर्डर क्वांटिटी ए का ऑलरेडी जो फॉलो कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ था, कितना कर रहे हैं, ऑलरेडी कितना करके खरीद रहे, करेंटली परचेज 15,000 kg खरीद रहे, क्यों, ताकि उन्हें 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पर जो रीऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि करेंटली ये लोग इतना, क्योंकि हमें तो जो निकालने के लिए बोला है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल फॉर मटेरियल ए, तो अभी के हिसाब से, क्योंकि भले ही इनका ईओक्यू जो भी आ रहा हो, वो तो क्वेश्चन में पूछा था तो ईओक्यू हम लोगों ने निकाल लिया, बट ए तो ईओक्यू फॉलो नहीं कर रहा है, मटेरियल ए जो है वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में ऑर्डर नहीं करता है, यानी 13,856 kg करके ऑर्डर नहीं करता है, जब जरूरत होता है 15,000 kg करके ऑर्डर करता है। तो अभी इनका जो ईओक्यू चल रहा है वो ए के लिए है 15,000 kg, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो मैंने वही यूज किया। ठीक है, और मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम वो कैसे निकलेगा, मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम लीड टाइम, तो सेम इसी तरीके से पर डे का कंजम्पशन 30,000 डिवाइडेड बाई 25 डेज, और मिनिमम लीड टाइम था 1 डे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर, तो ये 2,400 प्लस 15,000 माइनस 1,200, तो ये कितना हो जाएगा, 16 to 16,200 kg। ठीक है, 16,200 kg मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा, तो 16,200 यानी 3 का आंसर ऑप्शन डी हो गया।
अच्छा, अब चेक करते हैं, लेकिन इन्होंने 3 का आंसर ऑप्शन बी कर रखा है, ठीक है, वो भी बताते हैं क्यों। तो ये तो आंसर ठीक है, 3 का आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने आंसर बी कर रखा है उसका एक लॉजिक है, बताते हैं क्यों। वैसे तो देखा जाए तो ये 16,200 ही आ रहा है, लेकिन ये एक पेरिसेबल आइटम था, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ए का पढ़ रखा है ना कि एक पेरिसेबल आइटम है और इसको कितने दिन के अंदर कंज्यूम कर लेना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ था, कहाँ गया, ये रहा। इसको कितने 10 दिन दिन। के अंदर, 10 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 दिन से ज्यादा का स्टॉक हम लोग करेंगे तो हमारे लिए तो लॉस है, क्योंकि 10 दिन, अगर हम लोगों ने इतना स्टॉक खरीद लिया जिसका कंजम्पशन मोर देन 10 डेज हो जा रहा है, तो वो तो पेरिसेबल आइटम है, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो है वो हम लोगों को फिर कितना दिखाना चाहिए, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसीलिए हम लोग कैसे दिखाएंगे, ये देखो यहाँ पर लिखते हैं, एज स्टॉक रिक्वायर्ड 10 days consumption अब 10 डेज में कितना कंजम्पशन होगा बोलो, 30 kg, अगर 25 डेज पर डे का कंजम्पशन तो हम लोगों ने निकाला था कितना, ये तो पर डेज का ही है, दो जगह पे निकाला, तो पर डेज का कंजम्पशन कितना आया था, ये डिवाइड करने से ये तो लिखा हुआ है अभी भी 1200, तो 10 डेज में कितना कंज्यूम होगा, 12,000। 12,000, ठीक है। 12,000 जो है 10 डेज में कंज्यूम हो जाएगा। तो मेरा फॉर्मूले से मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ रहा है 16,200, लेकिन हम पेरिसेबल आइटम है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर देखें तो 10 दिन के अंदर मेरा कंजम्पशन होना चाहिए 12,000, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम कितना स्टॉक फिर रखना चाहिए, फॉर्मूला तो बोल रहा है इतना रखना चाहिए, बट गुड्स का जो नेचर है उससे पता चल रहा है कि मुझे 10 दिन के अंदर कंज्यूम कर लेना पड़ेगा, तो वो 12,000 kg निकल के आ रहा है। तो फिर मुझे करना क्या चाहिए, 16,200 kg रखना चाहिए या 12,000 रखना चाहिए। अगर मेरा पेरिसेबल आइटम है तो क्या हम बर्बाद करेंगे, मुझे पता ही जब है कि मुझे 10 दिन के अंदर इतना ही कंज्यूम करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना रखेंगे जब मुझे पता ही है कि मेरा ये आइटम पेरिसेबल है। तो क्या हम 16,200 रखेंगे तो 4,200 तो बर्बाद हो जाएगा। 5,000। हाँ, तो फिर वही चीज यहाँ पर लिखेंगे, एज स्टॉक रिक्वायर्ड 10 days कंजम्पशन इज लोअर देन द maximum stock level calculate calculated through formula, फॉर्मूला से जो कैलकुलेट हुआ, therefore maximum stock level will be 12,000 kg। यहाँ पर हम लिख देते हैं 12,000 kg कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर मैक्स कंजम्पशन हो जाएगा 30,000 kg डिवाइडेड बाई 25 days इंटू 10 days। तो आंसर आ रहा है 12,000 kg, ठीक है। मैक्स, यहाँ पर मैक्सिमम कंजम्पशन नहीं, इसको लिख देते हैं 10 days कंजम्पशन। 10 days कंजम्पशन क्यों निकाला, यहाँ स्टार दे देते हैं, क्योंकि 10 दिन के अंदर ये मेटेरियल जो है ये पेरिसेबल है, 10 दिन बाद इसका जो भी स्टॉक रहेगा वो खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये भी निकाला कि 10 दिन का कंजम्पशन कितना है, 12,000 kg। फॉर्मूले से निकल रहा है कि भाई मैक्सिमम इतना स्टॉक हम लोग रख सकते हैं, बट मुझे पता है अगर ये रखने जाएंगे तो मेरा स्टॉक खराब हो सकता है, इसीलिए फिर मुझे वो 10 days वाला ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा हायर हो जा रहा है ये। अगर इसका आंसर मान लो कि इसका आंसर आता 10,000 kg मैक्सिमम
स्टॉक लेवल, ठीक है, और 10 डेज कंजम्पशन 12,000 होता, तो फिर क्या आंसर देते? मैक्सिमम स्टॉक लेवल मेरा 10,000 केजी आ रहा है, मतलब मुझे 10,000 केजी से ज्यादा रखना नहीं चाहिए, और ये मतलब पेरिसेबल होने के बाद भी हम लोग 12,000 केजी जो है 10 दिन में कंज्यूम कर सकते हैं, तो फिर हमें मैक्सिमम स्टॉक लेवल ही आंसर देना पड़ता ना, तब वो नहीं देना पड़ता। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मुझे फॉर्मूला तो बोल रहा है 16,200 किलो रख लो, बट मुझे रियलिटी में पता है कि 12,000 से ज्यादा जो है वो 10 दिन बाद खराब हो जाएगा, तो मुझे फिर 12,000 केजी ही रखना चाहिए, ठीक है, तो फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 3 का आंसर एक्चुअली में ऑप्शन बी होगा, मतलब डी, ठीक है, ये कैलकुलेशन सीख लिया, बट डी हमारा आंसर नहीं है, मेन आंसर हम लोग का ये हो, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ नंबर में बोला है कैलकुलेट सेविंग्स और लॉस इन परचेज ऑफ मेटेरियल ए इफ द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू ईओक्यू। बोल रहा है कि मेटेरियल ए को अगर ईओक्यू के बेसिस पे खरीदे, अभी तो ईओक्यू के बेसिस पे नहीं खरीद रहे, 15,000 बेसिस पे खरीद रहे, तो बोल रहा है क्या लॉस या प्रॉफिट होगा, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? हम लोग को निकालना पड़ेगा परचेज क्वांटिटी 15,000 केजी के बेसिस पे, ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर रखा है, और अगर परचेस क्वांटिटी ईओक्यू हुआ यानी कि 13,856, तो हम लोग का क्या टोटल प्राइस पड़ेगा, तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? परचेस प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। तो परचेस प्राइस कैसे निकालेंगे? परचेस प्राइस निकालने के लिए अगर हम लोग मेटेरियल का ये देखें, मतलब कितना मेटेरियल हमें चाहिए पूरे मंथ में 30,000 केजी, तो ईयरली, क्योंकि ये सब ईयरली निकलता है, जो भी खर्चा निकलता है ये हो जाएगा 30,000 इंटू 12। अब अगर हम लोग 15,000 क्वांटिटी करके ऑर्डर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें डिस्काउंट मिल रहा है कितना, यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे दिया है, ये देखो 30 रुपीज का जो है पर किलो मिलता है, 15 पर, सॉरी, डिस्काउंट कहाँ पर था, यहाँ पर है डिस्काउंट 10%, अगर हम लोग 15,000, तो 30 रुपीज में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, 30 रुपीज में 10% डिस्काउंट मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ परचेज प्राइस कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखते हैं। 30,000 में 10% डिस्काउंट मतलब 3 रुपीज, 3 रुपीज यानी 27, 27 इंटू 30 इंटू 12 कितना होगा? $97,20,000. फिर यहाँ पर परचेज प्राइस निकालेंगे तो कैसे, तो एनुअल डिमांड सेम 30,000 इंटू 12, ठीक है, ए रॉ मटेरियल का एनुअल डिमांड 30,000 इंटू 12 इंटू, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्योंकि हम लोग एट ए टाइम 15,000 नहीं 13,856 ले रहे हैं, तो 30 का 30 ही पे ऑफ करना पड़ेगा, तो परचेज प्राइस कितना आ जाएगा? $1,80,000,000. ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो अगर मुझे एनुअली 30,000 इंटू 12 जितना हो रहा है उतना मुझे चाहिए, और हम एट ए टाइम कितना ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, इनटू मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट लगाना है जो कि है 1,200, ठीक है, अब एट ए टाइम कितना ऑर्डर करेंगे, अब बोलो, मेरा ईओक्यू ए का कुछ और आ रहा है, हम अभी करेंटली 15,000 करके खरीद रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर हम 12,000 से ज्यादा खरीदेंगे तो मेरा पेरिसेबल आइटम है, तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे एट ए टाइम फिर कितना लेना चाहिए? नंबर ऑफ ऑर्डर फिर कैसे निकालेंगे? $30. मुझे 10 डेज के अंदर जितना चाहिए उतना ही तो लेंगे ना, बोलो कितना होगा, क्योंकि उससे ज्यादा करेंगे तो फिर फ्रेश लेंगे ना ए के लिए, अभी तो हम लोग ए का ही निकाल रहे, बी का तो नहीं निकालने बोला है ना, तो सोचो ईओ क्यू बोल रहा है इतना खरीदने के लिए, ठीक है,
हम लोग करेंटली इतना करके खरीद रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि अगर हम लोग 12,000 से ज्यादा खरीदेंगे तो 10 डेज बाद वो खराब हो जाएगा। तो हम लोग एट ए टाइम फिर कितना ऑर्डर करना चाहिए हमें? 12,000। 12,000, ठीक है। तो यहाँ पर 12,000 से डिवाइड करके जितने सारे ऑर्डर होंगे, यहाँ मैंने स्टार लगा दिया, उतने सारे ही हमें ऑर्डर करने चाहिए ताकि हम लोग लॉस होने से बचा सके खुद को, ठीक है। भले ही अगर ये पेरिसेबल आइटम नहीं होता तो यहाँ पर ये 15,000 से डिवाइड होता, बिकॉज हम लोगों ने ऑर्डरिंग कॉस्ट सब सीख रखा है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू होता है, ठीक है। तो एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ईओक्यू, ईओक्यू का मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो कि ये है, या फिर ये वाला इकोनॉमिक नहीं है बट ऑर्डर क्वांटिटी तो है। तो ये 15,000 से डिवाइड हो जाता और इधर वाला 13,856 से डिवाइड हो जाता, नॉर्मल जैसे हम लोगों ने इतने सारे कैलकुलेशन किए। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, ये यहाँ पर हम लोगों को 12,000 ही लेना चाहिए, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को ये भी दिमाग में रखना चाहिए पेरिसेबल आइटम है, 15,000 करके करना गलत है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और अगर हम लोग ईओक्यू फॉलो करते हैं तो उसमें भी हम लोग का सेम ही कंसेप्ट हमें फॉलो करना चाहिए, 12,000 यूनिट करके ही ऑर्डर करना चाहिए इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो दोनों में आंसर सेम आ जाएगा, कितना आ रहा है? तो ऑर्डर कितना सारा हो जाएगा? एट नंबर ऑफ ऑर्डर, ये 12 12 कट गया, ये 3 0 कट गया, 30 ऑर्डर, 30 इंटू 1200, 36,000। अच्छा, इसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट के बाद कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है? हाफ इंटू ईओक्यू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? और यहाँ पर भी वही, ये हाफ इंटू ईओक्यू, फॉर्मूला हम बोल रहे हैं, बाकी लिखेंगे क्या वो देखते हैं। देखो, कैरिंग कॉस्ट पहले लिख लेते हैं। तो कैरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा परचेस प्राइस के ऊपर? तो जब हम लोग 15,000 करके परचेस करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को डिस्काउंट मिलेगा कितना? 10%। तो ये 27 हो जाएगा, और इसके ऊपर हमें परचेस प्राइस के ऊपर कैरिंग कॉस्ट लगाना पड़ता है, उसका परसेंटेज जो कि है 15%, ठीक है। तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 15%। और ये यहाँ पर जब कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो 30 के ऊपर निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, 15%। अच्छा, अब रहा बात कि यहाँ पर कितना लिखे और यहाँ पर कितना लिखे। तो यहाँ पर 15,000 और यहाँ पर 13,856। कितना हो रहा है निकालना? 31,176 ये सेकंड। हम्म, 33,74। अच्छा, अब ये तीनों का टोटल करना है, मतलब पीपी प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, दोनों केसेस। Nine. 7,86,373. अच्छा, और एक कॉस्ट भी जोड़ना पड़ेगा लॉस का, ठीक है। ये जितना आया फिर उसमें लॉस भी ऐड ऑन कर लेंगे। कितना आया बोलो और एक बार? 97,86,373. हम्म, खरीद कर 1,08,67,176. 1 करोड़ 8 lakh ठीक है, 67,176। हम
ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि एक बार हम लोग ये ले रहे एक बार नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखो कैरिंग कॉस्ट जो है वो हमेशा परचेज प्राइस के ऊपर होता है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट हम लोग हमेशा परचेज प्राइस के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, ये देखो परचेज प्राइस के ऊपर लगाते हैं। तो फिर यहाँ पर जो एवरेज स्टॉक आता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है कैरिंग कॉस्ट का, हाफ इंटू एवरेज स्टॉक। जब हम ये फॉर्मूला बताते हैं तब मैंने लिखा हुआ है, जब हम लोगों ने पहले बार ईओक्यू सीखा है देखो, तब हम लोग इसको हम लिख के दिखाते हैं। देखो हाफ इंटू, ये फॉर्मूला इसीलिए देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी ऑर्डर्ड इन ए सिंगल ऑर्डर। बेसिकली हमें एवरेज करने के लिए बोला जाता है हाफ। ठीक है, तो एवरेज करते हैं। तो एवरेज किस चीज का करते हैं, परचेज्ड स्टॉक का। ठीक है, परचेज प्राइस के ऊपर होता है और परचेज्ड स्टॉक के ऊपर होता है। ठीक है, तो क्योंकि परचेज स्टॉक 15,000 है, इस केस में अगर हम लोग करेंटली 15,000 ऑर्डर के बेसिस पे चलते, क्योंकि क्वेश्चन हमें निकालने बोला है, ईओक्यू के बेसिस पे चलेंगे तो इतना करके परचेज करेंगे, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट परचेज आइटम के ऊपर होता है, चाहे वो क्वांटिटी देख लो या फिर रेट देख लो। तो कैरिंग कॉस्ट जो है क्योंकि परचेज प्राइस के ऊपर होता है, तो फिर हम लोग का, ये लो ये हटेगा नहीं, कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको फिर से लिखना पड़ेगा 15,000। हम्म, तो ये वाला ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट में इसीलिए हम लोग 15,000 और 13,856 ले रहे, 12,000 यूनिट नहीं ले रहे। ठीक है, और यहाँ क्यों 12,000 लिया, क्योंकि अगर हम लोग ऑर्डर एक बार में 12,000 से ज्यादा करेंगे तो हमारे लिए लॉस है। उस लॉस को रोकने के लिए हम लोग 12,000 से ही ऑर्डर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं ना अपना प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है उसको। तो बेस्ट तरीका तो यही है कि परचेज प्राइस तो ईयरली निकल जाएगा, यहाँ 15,000 करके करेंगे डिस्काउंट मिलेगा तो उसके हिसाब से दिखा दिए, यहाँ जो 13,856 करेंगे डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। ऑर्डर जब करेंगे तो ना तो 15,000 ना तो 13,856, ऑलवेज 12,000 के बेसिस पे करेंगे, ताकि जो वेस्ट होने वाला है वो ना हो। ठीक है, और कैरिंग कॉस्ट जब निकालेंगे तो हमेशा परचेज क्वांटिटी के ऊपर निकालेंगे। ठीक है, तो परचेज क्वांटिटी हम लोग का जो है उसके हिसाब से ये निकल के आ जाएगा। अब जो लॉस होगा उसका भी कैलकुलेशन करेंगे कि लॉस कितना हो रहा है। ठीक है, तो लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस वो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लॉस कितना होगा, देखो अगर हम लोग 12,000 ऑर्डरिंग कॉस्ट को, तो हम लोग बोल रहे हैं कि 12,000 करके ऑर्डर करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग का परचेस क्वांटिटी तो 15,000 है। ठीक है, तो फिर हम लोग का अगर लॉस होगा तो कितने क्वांटिटी के ऊपर लॉस होगा, 15,000 की जगह अगर 12,000, 12,000 की जगह अगर 15,000 खरीद रहे हैं तो कितने क्वांटिटी के ऊपर लॉस होगा पर ऑर्डर में, 3,000। 3,000 kg। ठीक है, 3,000 kg, और 1 किलो खरीदने में कितना लगता है, 27 रुपए। ठीक है, अच्छा, और ये इंटू करना पड़ेगा हमें पर ऑर्डर पे, है ना। देखो 3,000 kg पर ऑर्डर पे लॉस होगा, 3,000 kg पर ऑर्डर पे लॉस होगा, और हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था यहाँ पर जो कैलकुलेट किए थे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आया था ना, तो हर ऑर्डर पे हमारा कितना लॉस होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था 30, ये कैलकुलेट करने से 30 आया था। ठीक है, तो 30, तो हर ऑर्डर पे 3,000 करके लॉस होने से हम लोग का टोटल लॉस कितना हो जाएगा, 19 टू 24,30,000। 24,30,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर भी लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस निकालेंगे। देखो हम लोग का जो है यहाँ पर 13,856 का ऑर्डर करने का सोचा हुआ है, लेकिन 12,000 करने से हमें बेनिफिट है, उससे ज्यादा करने से हमारा लॉस कितने का है, 13,856 और 12,000 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1
856, ठीक है। और पर ऑर्डर पे ये लॉस होगा, हर एक पर ऑर्डर पे, एक ऑर्डर पे इतने का, तो पर ऑर्डर पे कितना होगा, तो यहाँ भी नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आया था, सेम कैलकुलेशन था, 30 इंटू, हाँ इंटू कितने रुपए करके एक एक ऑर्डर है, 30 रुपीज करके, तो 30 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा, यहाँ 30 क्योंकि यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है तो 27, तो कितना आंसर आ रहा है, 16,70,400 16,70,400, ठीक है। तो अब ये लॉस को भी हम लोग एड ऑन कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग निकालेंगे कि हम लोग का डिफरेंस कितना होगा, तो परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस लॉस, ये सब ऐड करने के बाद इधर कितना आ रहा है, इधर कितना आ रहा है, 1,25,37,576 सेकेंड वन हम्म, और इधर वाला 1,22,00,000 हम्म, 16,375 ठीक है। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब हमें बोला था ना कि दोनों में से कौन सा मेथड चूज करने से कितना, वही तो पूछा था कि सेविंग्स या लॉस क्या होगा अगर ईओक्यू में चले जाते हैं 15,000 से, तो डिफरेंस ये ईओक्यू वाला था, सॉरी ये करेंटली वाला था, ये ईओक्यू वाला था, तो 1,22,000 इसमें, 1,25,000, तो ईओक्यू में जाने से हमारा तो लॉस ही है, कितना लॉस हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना, 1,25,000 हो जा रहा है, तो डिफरेंस जो है वो लॉस का हो रहा है इन ईओक्यू, कितना हो रहा 3,21,201 है, मतलब बी, ऑप्शन बी, 3,21,201, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन बी। इसमें देखो हम लोगों ने कैसे करके किया, परचेज प्राइस मैंने एक बार समझा दिया, ऑर्डरिंग कॉस्ट में हम लोगों ने ये दिखाया, लेकिन एक्चुअली तो हम लोग 12,000 करके नहीं ले रहे, 15,000 और 13,856 करके ले रहे हैं, इसीलिए उसके वजह से जो लॉस होगा उसको अलग से कैलकुलेट कर लिया। इससे हमें पता चलेगा कि हमारा क्या सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली तो 12,000 लेंगे नहीं, ठीक है। तो फिर हम लोगों का जो लॉस होगा पर ऑर्डर में, उसको हम लोगों ने लॉस बोल के कैलकुलेट कर लिया अलग से, ठीक है। क्योंकि उसको अगर हम लोग इसमें लेंगे तो उसमें हमारा आंसर सही नहीं आएगा, तो इस तरीके से अगर लॉस होता है तो हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ऑप्शन बी हो गया, और ये 5th नंबर वाला, ठीक है। बोल रहा है व्हाट वुड बी द मिनिमम स्टॉक लेवल ऑफ मेटेरियल ए, मेटेरियल ए का मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल मेटेरियल ए, हमेशा मेटेरियल ए पे इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि उसमें वो जो मतलब पेरिसेबल है, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के हो पा रहा है। अगर ये बी पे पूछता तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाता, फिर सिर्फ फॉर्मूला लगाने से हो जाता। तो इसका फॉर्मूला ROL माइनस नॉर्मल यूटी, नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल लीड टाइम, ठीक है। तो ROL निकालेंगे, नॉर्मल यूसेज और ये, ठीक है। देखो तो रीऑर्डर लेवल ये कितना हो जाएगा, रीऑर्डर लेवल ROL निकालना पड़ेगा इसी तरीके से, मैक्स यूटी करके, ठीक है। इसमें भी निकला हुआ नहीं है, निकालना, अच्छा वो तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2,400, हम लोग एक ही तो निकाल रहे हैं, तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में तो निकाल चुके हैं 2,400 kg, तो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल यूसेज कितना है, नॉर्मल यूसेज मतलब पर डे का यूसेज, तो 1,200, वो कैसे निकला, ये यही वाले कैलकुलेशन से तो निकल रखा है, ये रहा 1,200 kg। नॉर्मल यूसेज इनटू नॉर्मल लीड टाइम, नॉर्मल लीड टाइम मतलब लीड टाइम का एवरेज होता है, तो 1 to 2 days था, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो 2400 माइनस ये हो जाएगा 3/2, मतलब ये 600 इंटू 3 मतलब 1800। तो कितना आंसर आएगा? 6. 600 kg, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल एक्चुअली देखो, नॉर्मल यूसेज हमें यहाँ पर बोला नहीं है, बट वो मैंने 1200 ले लिया। अगर एवरेज नहीं बोलता है तो हम लोग एवरेज ले सकते, तो एवरेज से भी कर सकते हो। देखो मैंने एवरेज कंजम्पशन निकालेंगे तो भी सेम आंसर ही आ जाएगा। देखो इस तरीके से हो जाएगा, मैक्स प्लस मीन डिवाइडेड बाई 2। तो मैक्सिमम कंजम्पशन क्या है? 30,000 kg पर मंथ का यूज होगा, और पर डे 20 पर डे कितना होगा? और ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सेम है, मतलब हमें तो कुछ बोला नहीं है कम ज्यादा, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम भी ये, मिनिमम भी ये, डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में आ जाएगा 1200, इसीलिए मैंने 1200 डायरेक्ट ही ले लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 2400/2 यानी 1200। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा था तब मैंने ये बोला था कि अगर नॉर्मल यूसेज क्वेश्चन हमें ना दे देन हम लोग एवरेज यूसेज ले सकते हैं। तो एवरेज यूसेज कैसे निकलता है? मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम। तो यहाँ तो कंजम्पशन सिर्फ 25 डेज के हिसाब से ही निकलेगा, मत और तो किसी डेज का हमारे पास अवेलेबिलिटी है नहीं, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज करते तो वही आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने नॉर्मल कंजम्पशन पहले वही ले लिया था। और एवरेज लीड टाइम अगर निकालेंगे तो मैक्सिमम लीड टाइम 2 डेज और मिनिमम लीड टाइम 1 डे। तो ऐसे करके हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा 3/2 यानी 1.5। 1.5 इंटू 1200 करने से हमारा यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर 600 kg आया। चलो देखते हैं, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिफ्थ का आंसर ऑप्शन सी। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, अब इसमें और एक चीज भी जो है समझ लेते हैं। देखो ये तो इस तरीके से तो निकल गया। अच्छा, अब देखो मैक्सिमम जो स्टॉक लेवल है, आरओएल तो जो है ये हम लोग का रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल तो जैसे हम लोगों ने पहले निकाला था वैसे ही निकाल लिया। और ये हम लोग का मैक्सिमम और मिनिमम यही क्यों आया, इसका और एक कारण भी है, क्योंकि बोला था कि इवनली थ्रू आउट द मंथ मटेरियल यूज होता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम बराबर ही होगा। क्योंकि अगर मेरा पूरे मंथ में इवनली ही हर रोज अगर एक ही जैसा मटेरियल कंजम्पशन होता है तो मैक्सिमम और मिनिमम कंजम्पशन अलग नहीं होगा, सेम होगा। इस वजह से इस तरीके से एवरेज आ रहा है, ठीक है। तो ये केस सिनेरियो में हमें जैसा जैसा पूछा था हम लोगों ने उसी तरीके से कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, इसमें और कुछ बाकी नहीं है। मतलब ये पीडीएफ में कैलकुलेशंस का पॉइंट कुछ और बाकी नहीं है। ये सब हो गया, लास्ट क्लास में एमसीक्यू भी कर लिया था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट करने वाले हैं। ये सिंपल एवरेज मेथड जो कि है, बट इसका क्वेश्चन नहीं था तो हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सिंपल एवरेज मेथड कैसे निकालते हैं, और इसी क्वेश्चन का एक वेटेड एवरेज भी दे दिया है। चलो पहले सिंपल एवरेज मेथड देख लेते हैं। बोल रहा है प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्राइसिंग ऑफ इशू ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज। तो इलस्ट्रेशन फाइव, स्टोर लेजर सिंपल एवरेज मेथड मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। डेट रिसिप्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट इश्यूज क्वांटिटी रेट अमाउंट बैलेंस क्वांटिटी रेट और अमाउंट। अच्छा, यहाँ पर 2022 मार्च का सारा डेटा है। तो 2022 पहले बोला है कि परचेज 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10। तो 1 मार्च को परचेज है 100 यूनिट, 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 10। तो ये हो जाएगा 1000।
100 @ 10, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1000। फिर बोल रहा है परचेज 200 यूनिट @ 10.2। परचेज 200 यूनिट @ 10.2, तो 10.2 इंटू 200 कितना हो जाएगा? टू 2040। अच्छा, अब सिंपल एवरेज में क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को रेट नहीं लिखना होता है बैलेंस में, ठीक है। हम लोग 200 + 100 300 करेंगे, और 1000 + 2040 यहाँ पर कर लेंगे 3040, ठीक है। तो रेट कैसे मेंटेन होगा दिखाते हैं, ठीक है। अभी ये ऐसे हो गया, यहाँ रेट लिखने का जरूरत नहीं है। फिर 5th को इशू हुआ है 250 यूनिट करके, ठीक है। 5th ऑफ मार्च को इशू हुआ है 250 यूनिट, ठीक है। अब इशू होगा तो यहाँ पर डेट लगाना पड़ेगा, तो कैसे करके करेंगे, तो देखो यहाँ पर वर्किंग नोट इशू ऑन 5th मार्च। यहाँ पर हमें सिर्फ रेट का एवरेज करना पड़ता है। जैसे एवरेज, वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेट का एवरेज करना पड़ता है। तो इशू के पहले हमारे पास दो रेट का स्टॉक है, एक 10 है और एक 10.2, तो इसका हम लोग एवरेज करेंगे तो कितना आ रहा है? 20.2, 20.2 मतलब 10.0, ठीक है। तो ये मेरा इशू डेट पे रेट हो जाएगा, रेट का एवरेज, जो भी रेट होगा उसका एवरेज। तो 10.10 इंटू 250 कितना हो जाएगा? 2525। अगेन हम लोग बैलेंस में क्या लिखेंगे, 300 से 250 चला गया तो 50, 3040 से 3040 से 2525 चला गया तो 515 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 5th मार्च के बाद 7th मार्च परचेज 200 10.5, 200 10.50, तो कितना आ जाएगा? 2100। अब परचेज हुआ है तो यहाँ पर हो जाएगा 50 + 200 250, और 505 + 2100 तो 515, मतलब 6 26115 आ जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं 7th मार्च के बाद 10th मार्च को फिर से परचेज 300 यूनिट 10.8, 10th मार्च 300 यूनिट 10.8 करके कितना हुआ निकालना पड़ेगा। 3240 3240, अच्छा 3240, 300 + 250 550, और 3240 इसमें ऐड हो जाएगा, 3240 5855, ठीक है। 10th मार्च के बाद 13 को इशू हुआ है 200 यूनिट, 13 को इशू होगा 200, यहाँ 200 यूनिट इशू करना है, ठीक है। अब इसका रेट क्या लगाएंगे, तो इशू ऑन 13th मार्च 2022। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ लीफो फीफो फॉलो करने के लिए बोला नहीं है, बट जब भी हम लोग सिंपल एवरेज करेंगे तो हम लोग फीफो फॉलो करेंगे। क्यों करेंगे बताते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम लोगों ने जब इशू किया, अभी तक हम लोग का इशू जो हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला डेट है, ये इस डेट पे इशू हुआ है। जब इस डेट पे इशू हुआ तो हम लोग का रेट जो था एवरेज 10 और 10.2 करके हम लोग का जितना आया हम लोगों ने उतने में इशू कर दिया। तो 250 जब इशू हुआ तो हमें ये मान लेना है कि इसमें हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये जो क्वांटिटी में 100 और 200 था, उसमें से हम लोगों ने जो 250 दिया वो फीफो बेसिस पे दिया। मतलब 100 वाला पूरा खत्म हो जाएगा, 200 वाला कितना गया होगा? 250 करने के लिए 100 तो पूरा खत्म हो जाएगा, 200 से कितना गया होगा? 150, 150 और 100 250।
तो 150 गया होगा, ठीक है, तो 150 गया होगा, तो इसका मतलब 100 वाला स्टॉक खत्म हो गया, ये हमें समझ के चलना है। मतलब हम अगर यहाँ पर दिखा दे तो हमें इसमें साइलेंटली फीफो फॉलो करना होता है, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी के बेसिस पे देखे, पहले 100 था, फिर 200 था, देन इशू हुआ है मेरा 250, तो इसका मतलब ये वाला स्टॉक खत्म हो गया। ये वाले स्टॉक में से बचा हुआ है, ठीक है, ये स्टॉक जो है वो अभी 50 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रेट और नहीं लेंगे जब इस नेक्स्ट टाइम इशू हो रहा है, तो इसके बाद तो लगातार परचेज हुआ, नेक्स्ट टाइम इशू हो रहा है, तो इशू के लिए हमें जो रेट लेना है उसमें से 10 हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 10 वाला स्टॉक खत्म हो गया। तो फिर कौन कौन सा रेट आएगा जो बचा हुआ है? कौन कौन सा रेट आएगा? रेट तो यहाँ पर सब दिख रहा है, जिसमें से 10 चला गया है। 10 नहीं होगा, बिकॉज वो फीफो फॉलो करते हैं, तो उसमें 10 100 खत्म हो जाता है, 100 क्वांटिटी खत्म हो गया, दैट मीन्स 10 रेट वाला स्टॉक चला गया। तो फिर कौन कौन सा रेट रह गया, उसी का एवरेज करना है। तो रेट कौन कौन सा रह गया? 10.2, 10.4. और 10.8 भी तो। 10.2, 10.5 और 10.8 कितना होगा? 15.75. 10.5 डिवाइडेड बाई 3 होगा, 3 डेटा है। 10.50, तो 200 में से अगर हम लोग 200 को इंटू करते 10.50 से, तो आंसर आ जाएगा 2100, ठीक है। 250, 550 में से 200 चला गया, तो ये हो गया 350, और यहाँ से 2100 चला गया, तो ये हो जाएगा 3755, ठीक है। अब ये 200 जो इशू हुआ, इसमें हमारा कौन कौन सा स्टॉक खत्म हो गया वो हमें समझ लेना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग फीफो अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ये 50 पूरा खत्म हो गया। ये 100 200 के बाद 200 और 300 स्टॉक इन हुआ था, 200 और 300 स्टॉक इन हुआ, आफ्टर दैट इशू हुआ 200, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं। तो जैसे हम लोग फॉलो कर रहे हैं फीफो, तो जब 200 इशू होगा तो ये 50 पहले खत्म होगा, ठीक है। फिर ये 200 में से कितना लेना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट तो हमारा 200 इन था, मुझे टोटल इशू 200 करना है, तो फीफो फॉलो कर रहे हैं, तो प्रीवियस स्टॉक का 50 कंप्लीट कर लेंगे, तो और कितने का रिक्वायरमेंट होगा? 150। तो ये 200 जो है, यहाँ से 150 चला जाएगा, तो ये 50 बचेगा, ठीक है, और ये बचा हुआ है। तब जाके मेरा 200 का इशू हुआ। अच्छा, अब 13th के बाद 18th फिर से इशू हो रहा है, तो 200 यूनिट, 18th को फिर से इशू हो रहा है 200 यूनिट। अब इसका रेट क्या लगाएंगे? तो इशू ऑन 18th, तो इसका रेट क्या होगा? तो 10 तो पहले ही मेरा 10 रेट वाला खत्म हो गया, ठीक है। अब ये 50 वाला भी खत्म हो गया, मतलब ये सेकंड रेट यानी 10.2 वाला भी खत्म हो गया, जो हम लोगों ने अभी इशू किया था इसके जस्ट पहले वाला, उसके लिए। तो अभी हमारे पास कौन कौन सा रेट पड़ा हुआ है? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, तो कौन से रेट का माल पड़ा हुआ है? दो ही रेट है, 10.5 और 10.8। कितना हो जाएगा? डिवाइडेड 10.65. 10.65, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10.65 इंटू 200, कितना हो जाएगा? 2130. 2130, तो 2130 लेस कर देते हैं, तो कितना बचा हुआ रहेगा? 1625, ठीक है। अच्छा, अब चेक कर लेते हैं 200 इशू करते वक्त हमारा क्या क्या खत्म हुआ। अच्छा, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये 50 बचा हुआ है, ये 300 बचा हुआ है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम लोग 18th के बाद है 20, परचेज 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 11, ठीक है। तो परचेज 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 11, 1100, तो यहाँ पर हो गया 250, 250 प्लस 1100, मतलब 2725। अच्छा, और इसके बाद 25 तारीख को इशू हुआ है 150, 25 तारीख को इशू हुआ है 150, ठीक है। अब ये 150 जो इशू होगा, इसका रेट निकालना पड़ेगा। इशू ऑन 25th ऑफ मार्च 2022,
अच्छा, तो कौन कौन सा रेट का स्टॉक हमारा खाली हो गया? देखो, पहले 10 चला गया, 10.2 भी नेक्स्ट वाले में चला गया, ये दो तो चला ही गया, ठीक है। अच्छा, 200 इशू होने के बाद हमारा पहले इन हुआ है 100, ठीक है, और उसके बाद हम लोग का आउट हुआ है 150, ठीक है। तो कौन कौन सा रेट लेंगे? तो पहले ये 50 पूरा ले लेंगे, ठीक है, ये 50 पूरा ले लेंगे, और बाकी हम लोग 300 से लेंगे तो हमारा हो जाएगा। 300 से कितना लेना पड़ेगा? 100, तो फिर 150 कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सब रह जाएगा। तो फिर कौन कौन सा रेट वाला लिया? ये 300 जो परचेज हुआ उसका रेट है, तो 300 मतलब 10.8 वाला रहेगा। और इसके प्रीवियस वाला जो 200 था उसमें से लिया, तो इसके प्रीवियस 200 जो है वो 10.5 वाला था, ठीक है, 10.5 वाला था। बस ये दो रेट हो जाएगा, ये दो वाले से ले रहे हैं, इसलिए ये दो रेट ही लेना है हम लोग को। और एक जो है, नहीं, गलत कैलकुलेशन हो गया, 10.8 और 11 होना चाहिए था, ठीक है। देख लेते एक बार फिर से, फीफो जो देख रहे थे उसमें शायद कुछ देखने में मेरे से गलत हो गया है। ये इसको हटाते हैं, ये हटाते हैं, ये हटाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास 100, 200, 200, 300, 100, 100, 200 जो ऐड हुआ है, 100, 200, 200, 300, 200, 300, 100, हाँ मैंने वैसे ही लिखा है। अच्छा, इशू हुआ है 250, 200, 200, 150, 250, 200, 200, 150। अच्छा, एक नेगेटिव नहीं दिखाया मैंने, उसी वजह से गलत हो गया। अच्छा, 100 और 200 के बाद 250 इशू हुआ है, ये दोनों इन होने के बाद 250 इशू हुआ, फिर 200, 300 आने के बाद 200 इशू हुआ, हाँ ठीक है, फिर 100 आने के बाद 150 इशू हुआ, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं। तो इसका मतलब जब 100 यूनिट, यहीं से पता चल जाएगा, 100 यूनिट और 200 के बाद 250 इशू हुआ तो 100 पूरा खत्म हो जाएगा। तो इशू जब होगा तो पहले वाले केस में ये एट द रेट और ये एट द रेट का एवरेज होगा, तो ये एट द रेट ऑफ 10 था, ठीक है, ये साइड में लिख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। ये एट द रेट ऑफ 10 था, ये एट द रेट ऑफ 10.20 था, ठीक है। तो जब 250 इशू हुआ तो हम लोग का जो एट द रेट ऑफ एवरेज रेट आया वो 10.10 आया, ये दोनों का एवरेज करते हुए, और फीफो फॉलो किया तो 250 इशू होने के बाद 100 वाला खत्म हो गया, फिर हमारा 200 आया। इसको हटा देते हैं क्योंकि वो समझने में दिक्कत हुआ थोड़ा, तो यहाँ पर, तो ये देखो यहाँ पर 250 इशू हुआ तो 100 खत्म, लेकिन ये 10.20 में से 50 यूनिट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। 50, ये 50 बन जाएगा क्योंकि इसमें से 150 ले लिया। फिर इसके बाद 200 यूनिट और 300 यूनिट आया, 200 जो आया 10.5 और 10.8, ये एट द रेट ऑफ 10.5 और ये एट द रेट ऑफ 10.80 करके लिया। फिर 200 यूनिट हम लोगों ने इशू किया, जब इशू किया तो ये पहले 50 वाला लेंगे, तो ये देखो जब एवरेज किया 10.2 लिया, ठीक है। लेकिन सिर्फ 50 से तो नहीं होगा, मुझे 200 लेना है, तो 200 लेना है तो बाकी मुझे 150 यहाँ से लेना पड़ेगा। 150 मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा? यहाँ से, हाँ यहाँ से मुझे 150 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 50 बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो 10.5 आ जाएगा, ये देखो 10.5 मतलब जितना भी रेट वाला स्टॉक रहेगा उसका एवरेज करना है। तो 10 चला गया, बाकी जितना भी रेट है उसका कर देंगे। देखो 10 चला गया, बाकी 10.2, 10.5, 10.8 ये मेंटेन करना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें 50 पड़ा हुआ है, फिर ये इशू वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो फिर ये इशू हुआ एट द रेट ऑफ 10.50 करके, फिर हम लोगों ने 100 परचेस किया एट द रेट ऑफ 11 करके, अब इशू करेंगे 150। अच्छा, तो फिर हमारे पास अभी बचा हुआ क्या है? तो हम लोग के पास अभी बचा हुआ जो है उसमें से है ये 11, ये 11 वाला और 10.50। ओ अच्छा, हम लोग तो 18th वाला इशू कर रहे हैं ना, तो 18th वाला मतलब 200 वाला, ठीक है, ये 200 वाला इशू कर रहे हैं जिसका 10 ये गलत लिख दिया, ये देखो इसका कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, फिर से गलत हो जाता। अब फिर से बता रहे, देखो यहाँ पर 10 रेट वाला था, 10.2 था, तो पहले बार जब इशू हुआ तो ये दोनों का एवरेज हुआ, ठीक है, ये दोनों का एवरेज हो गया तो 10.10 आ गया।
फिर हमारे पास जो स्टॉक बचा हुआ है वो कौन कौन से रेट का बचा हुआ है, नेक्स्ट टाइम हम लोग के पास 10.20, 10.50 और 10.80 बचा हुआ है, तब हमारा इशू हो रहा है, ठीक है, तब हमारा इशू हो रहा है उसके बाद। तो नेक्स्ट जब इशू हो रहा है ये वाला, ठीक है, ये सेकेंड टाइम जब इशू हो रहा है, ये फर्स्ट टाइम इशू था, तो सेकेंड टाइम जब इशू हो रहा है तो फिर हम लोगों का ये अगर नहीं भी चेक करेंगे ना कितना कितना बचा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें रेट जो बचा हुआ है वो देखना है। तो सेकेंड टाइम इशू जब फर्स्ट टाइम के बाद सेकेंड टाइम जब इशू हुआ तो 10 वाला स्टॉक खत्म हो गया, दिख रहा है ये पूरा क्रॉस लग गया। तो बचा हुआ क्या क्या है, इसमें से 50 बचा हुआ था, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, ये 50 बचा हुआ था, तो 10.2, 10.5, 10.8 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग का ये हो गया हम लोग का सेकेंड टाइम इशू का डिटेल्स, जो कि एट द रेट ऑफ 10.50 करके हुआ, ठीक है। फिर हम लोगों ने फिर एक स्टॉक लिया एट द रेट ऑफ ये 10 ये हम लोग का 50 हो गया, 200 वाला, ठीक है। एक मैंने शायद नहीं लिखा है इस वजह से गलत हो रहा है, 250 के बाद 200, फिर से एक 200 होना चाहिए, इसीलिए वही प्रॉब्लम हो रहा है। लगातार दो इशू हुआ 200 का, वो मैंने नहीं दिखाया, ये देखो फिर से 200 का इशू हुआ, लगातार दो इशू हुआ। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है 10 वाला हमारे पास से चला गया, ये 10.5 कैसे आया था, विदाउट 10, 10 तो चला ही गया, अब देखो 10.2 बचा हुआ है कि नहीं, तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा। जब हम लोगों ने ये इशू किया ये वाला स्टॉक खत्म हो गया, क्योंकि फीफो फॉलो कर रहे तो पहले यहाँ से 50 लिया, ठीक है, जो बचा हुआ था। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने ये 200 से 150 लिया, तो ये 50 बचा हुआ है, मतलब 10.2 हम लोग का चला गया। तो फिर बचा क्या रहा, 10.2 अगर चला गया तो 10.5 और 10.8, जिसका एवरेज करने से आता है 10.65। दो बार 200 था वो नहीं लिखा हुआ था, इस वजह से गलत हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने फिर से 100 यूनिट जो है इन किया स्टॉक एट द रेट ऑफ 11 वाला, ठीक है, और इशू कर रहे हैं 150 यूनिट। तो 150 यूनिट इशू कर रहे हैं। अब हमारे पास कौन कौन से रेट का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग के पास कौन से रेट का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो देखो जब हम लोगों ने ये 200 इशू किया यहाँ से 50 लिया, ठीक है, ये खत्म हो गया था। और ये 300 से फिर कितना लिया होगा, यहाँ से हम लोगों ने लिया होगा 250, ठीक है, तो ये 50 बचा हुआ है, मतलब 250 लिया है तो 50 बचा हुआ है, ठीक है। तो फिर कौन कौन से रेट का स्टॉक पड़ा हुआ है, 10.8 और 11, ये दोनों तो इशू रेट है, 10.8 और 11, तो 10.8 और 11 का हम लोग का यहाँ पर जो है एवरेज होगा, तो कितना आ जाएगा, 10.9, ठीक है। तो जो भी रेट खत्म हो जा रहा है उसको हमें नहीं लेना है, ठीक है। अगर यहाँ ये मैंने यहाँ पर करके दिखाया, ये यहाँ से भी आराम से समझा जा सकता है, तो 10.90 कितना होगा, मल्टीप्लाई करने से 150 इंटू 10.90, तो ये बच जाएगा 100, 1635 माइनस 2725, 1090, ये हो गया, ठीक है, 1090। एक बार फिर से बता देते हैं अगर नहीं समझ में आया अभी तक, देखो हम लोगों ने पहले 10 लिया, 10.2 लिया, आफ्टर दैट फर्स्ट टाइम इशू किया, तो ये दोनों का एवरेज किया हुआ है, अगर वर्किंग नोट में देखोगे तो यही दिखेगा। जब 250 यूनिट इशू किया तो 100 वाला क्वांटिटी खत्म हो गया, बट ये वाला जो है रह गया, इसको मैंने क्रॉस नहीं लगाया, ठीक है, ये रह गया। फिर 200 ये रेट का स्टॉक आया, ये रेट का स्टॉक आया, फिर हम लोगों ने इशू किया, तो हम लोगों ने एवरेज कितना किया होगा, 10.2, 10.5, 10.8। अब ये देखना है जब 200 यूनिट इशू किया तो कौन सा वाला रेट का स्टॉक खत्म हो गया। तो जब हम लोगों ने 250 इशू किया था तो यहाँ से 100 गया था, 200 से कितना गया था, यहाँ से 100 गया, तो और कितना जरूरत था, 150, तो 200 से 150 गया तो यहाँ 50 पड़ा हुआ था। तो ये 200 जब इशू करेंगे तो ये 50 पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेट निकल के आया, तो अब नेक्स्ट जब 200 इशू कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन सा रेट रहेगा, 10.5 और 10.8, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का ये वाला रहा 10.5 और 10 पॉइंट, तो जब ये 200 किया यहाँ से 50 गया, ठीक है, और यहाँ से 150, तो यहाँ 50 बचा हुआ है, 150 गया, यहाँ 50 बचा हुआ है, ठीक है।
फिर हम लोगों ने यहाँ पर फिर से जो है 100 यूनिट लिया 11, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम लोग का 150 इशू हो रहा है तो फिर हम लोग का रेट कितना रह रहा है, 10.8 और 11, ठीक है। 10.8 और 11 ये दोनों का एवरेज हो जाएगा, क्योंकि ये 250 किया तो ये खत्म हो गया, ठीक है। इसमें 50 बचा हुआ था, यहाँ से 200 किया तो यहाँ से 50 गया, यहाँ से अब जब ये नेक्स्ट 200 किया तो ये भी चला गया और इसमें से बचा हुआ था, तो इसीलिए वो 10.8 और 11 आ गया। बोलो, समझ में आया? अच्छा, फिर इस क्वेश्चन को हमें वेटेड एवरेज में भी करने बोला है। वेटेड एवरेज, डेट वेटेड एवरेज आसान होता है। रिसिप्ट्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, इशू, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 2022 फर्स्ट मार्च, 110 करके 1000, तो बचा हुआ है 110 करके 1000। फिर 2 मार्च को परचेज हुआ 210.2 करके 2040। अब इसमें हमें एवरेज करना होता है, टोटल अमाउंट टोटल क्वांटिटी। तो टोटल अमाउंट हुआ 3040 और क्वांटिटी हुआ 300। तो हम लोग बोलेंगे 3040 300 का रेट है, तो फिर मतलब 3040 रुपीज खर्चा करके 300 यूनिट हमारे पास आया, तो पर यूनिट का रेट कितना है, इससे इसको डिवाइड करने से पता चल जाएगा। बोलो कितना है? 10.13। फिर इशू हुआ है 250, तो रेट वही 10.13 कितना हो जाएगा? 2532.5। तो 300 में से 250 चला गया, 0.5 आ रहा है। 532.5 आ रहा है। 250 इंटू 10.13, 253, 253, 2.5, तो मैंने 33 कर दिया है। 300 माइनस 250 50 हो गया, 3040 माइनस कर देंगे, 507। फिर 7 मार्च का परचेज 200 10.5 करके कितना हो जाएगा? टू 100, 250। अच्छा, इसका रेट नहीं निकाला, 507 डिवाइडेड बाई 50, 10.17। अब 14 आ रहा है। हाँ मैम 14। चेक करके। हम्म, फिर ये ऐड करने से 2607 डिवाइडेड बाई 250, 10.43। 7 मार्च के बाद 10 मार्च, 10 मार्च को 300 यूनिट 10.8 करके 3240।
550 प्लस ये ऐड करने से 2607 5847 10.63 फिर 10th के बाद 13 इशू 200 10.63 करके कितना होगा 2126 2126 माइनस 5847 3721 3721 divided by 350 10.63 18th March 200 यूनिट पर इशू हुआ तो रेट वही 10.63 तो 2126 अगेन 150 और ये माइनस करने से कितना होगा 1595 divided by 150 10.63 20th March 111 करके परचेज हुआ है 1100 तो 250 और 110095 2695 divided by 250 10.78 150 इशू हुआ था रेट हो जाएगा 10.78 तो कितना होगा ये माइनस होकर 1617 17 आ रहा है शायद 1617 माइनस 2695 1078 divided by 100 10.78 ये हो जाएगा अच्छा वेटेड आसान है इस पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ भी है फिर इलास्ट्रेशन 6 जो है इसमें हमें बोला है कि द स्टॉक ऑफ मटेरियल हेल्ड ऑन 1/4/2022 was 400 unit at the rate of 50 per unit. The following receipt and issues were recorded. You are required to prepare store ledger account showing how the value of issue would be calculated under base stock method, both using FIFO and LIFO. तो कोई भी एक हम लोग कर लेते हैं दूसरा खुद से भी हम लोग कर सकते हैं ठीक है तो FIFO करके देख लेते हैं बेस स्टॉक मेथड में कैसा होता है सेम वही चीज LIFO में अप्लाई करना है बेस स्टॉक रखना है 100 बेस स्टॉक का मतलब हो क्या कि हमें हमेशा एक स्टॉक जो है बेस मान लेना है कि हम लोग 100 यूनिट हमेशा रखेंगे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है और उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे ठीक है तो वो होता है बेस स्टॉक मेथड तो यहाँ पर लिख लेते हैं डेट क्वांटिटी रेट अमाउंट इश्यूज बैलेंस 2022 परचेज 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 55 लेकिन सबसे पहले हमें बेस स्टॉक रखना है जो कि हमेशा ओपनिंग बैलेंस होगा तो 1/4/2022 तो 1/4/2022 में इनके पास 400 यूनिट है 50 रुपीज वाला जिसमें से 100 यूनिट हम लोग अलग कर लेंगे एज अ बेस स्टॉक ठीक है तो यहाँ पर 2022 1/4 इनको 100 यूनिट हमेशा बेस स्टॉक बना के रखना है बाकी 300 ये लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते क्योंकि इनके पास ओपनिंग में 400 था अगर 400 की जगह कुछ और होता तो वैसा लिख लेते एट द रेट ऑफ 50 एट द रेट ऑफ 50 ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा हम लोग का 15,000 ठीक है तो अगर हम लोग फीफो की जगह लीफो करेंगे तो भी पहला ये प्रोसेस सेम ही होगा फिर 2 अप्रैल को परचेज बाय 100 यूनिट 55 करके 100 यूनिट 55 करके तो ये हो गया 5500 ठीक है अब ये रहेगा 100 300 100 50 50 55 तो 5000
15,000 और ये हो जाएगा 5500। ये हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद 2 अप्रैल के बाद 6 अप्रैल इशू 400 यूनिट। 6 अप्रैल को इशू हुआ है 400 यूनिट। अब हम लोग फीफो फॉलो कर रहे हैं, तो फीफो फॉलो कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन वैसे तो 100 और 300 हम लोगों ने बाइफरकेट कर लिया, बट इन एक साथ ही है। बट 100 को हम लोग टच नहीं करेंगे क्योंकि 100 हमें रखना है हमेशा। तो फिर अगर मुझे इशू करना है 400 फीफो पे, तो मुझे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 300 पूरा लेना है, 100 ये नीचे वाला पूरा ले लेना है। ठीक है। अगर ये लीफो होता तो लास्ट इन फर्स्ट आउट 100 300 लेते तो भी 100 बच जाता। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। 100 को बार बार लिखते रहना है और कुछ नहीं होता है इस मेथड में। मतलब अलग कुछ वैसा सीखने वाला नहीं है। अब बचा कितना? 100, ये 55 वाला, यानी सॉरी 150 वाला बचा 5000। ठीक है। 6 अप्रैल के बाद यहाँ पर 10 अप्रैल। 10 अप्रैल में परचेज 600 यूनिट 55 करके, 600 यूनिट 55 करके, तो कितना हो जाएगा? 33,000। ठीक है। तो 100 था, 600 परचेस हो गया, 50 और 55, तो 5000 और 33। 10 अप्रैल के बाद 13 अप्रैल। 13 अप्रैल में इशू हुआ है 400 यूनिट। तो अगर हम लोग 400 करेंगे, क्योंकि फीफो कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, बट 100 को टच नहीं कर सकते हैं, तो 600 में से 400 देंगे तो 55। तो ये कितना हो जाएगा? 22,000। 100 रह गया, 600 में से 400 किया तो 255 करके 11,000 होता है। ठीक है, 11,000 हो गया। अच्छा, इसके बाद 13 अप्रैल के बाद 20 परचेज 565। 20th of April परचेज 500 एट द रेट ऑफ 65 करके कितना होगा? 32,500. 32,500। तो ये लिख देंगे 50 55 65 5,000 32,500। 20th अप्रैल के बाद है 25th अप्रैल। ये देखो, 20th अप्रैल के बाद है 25th अप्रैल, इशू 600 यूनिट। तो 600 फीफो कर रहे हैं तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 200 लेंगे, 100 नहीं ले सकते और 400 लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 55, यहाँ से 65, तो ये बचेगा 150 करके, और 500 में से 400 गया, 100 बचेगा 65 करके। तो ये हो गया 5,000, ये हो गया 6500। इधर का बता दो कितना हो रहा है? 11,000 होता है ये वाला। 2600. 26,000. 26,000। 25 अप्रैल के बाद 10 मई परचेज 800। 800 एट द रेट ऑफ 70, तो 56,000। 100 100 800 50 65 70 5,000 6500 5600। 10th के बाद 12th था। 12th को इशू हुआ है 500, फिर नेक्स्ट 13 को 200। अच्छा, 500 इशू है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 100 और यहाँ से 400, मतलब 65 वाला और 70 वाला। तो 70 वाला 28,000 होता है, 65 वाला 6500 होता है, 100 बेस वाला रह जाएगा 5,000, और इधर से 400 रह जाएगा 70 करके 28,000। फिर से इशू होगा 12th के बाद 13 को 200। देख लेते हैं एक बार, 13 को 200, तो 200 कहाँ से जाएगा? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब 400 से 200 जाएगा, 200 इंटू 70, तो 14,000। तो बचेगा कितना? 100 200 70 50 5,000 14,000। अच्छा, 13 मई के बाद 15 मई परचेज 575 करके, 575 कितना होगा? 37,500.
12th of June. Issue 400. First in, first out. 200 और 200. 70. 275 करके 15,000. तो रह जाएगा 100 और यहाँ से 300. 50 और ये 75. 5,000 और ये कितना हो रहा है? 22. 22,500. 15th June. परचेज 380 करके 380. 24,000. तो 100. 300. Again 300. 75. Sorry 75. 50 और ये 80. 24,000. 5,000. 22,500. बस ये हो गया आंसर हम लोग का 5,000 रेडी टू 5,000. हाँ, अगर हम लोग इसको लीफो करेंगे तो कुछ नहीं, 100 उसमें भी रखते जाना है, बस लीफो में लीफो यूज करना है, तो वो हम ऑन नहीं करवा रहे. ठीक है, बेकार में वो करने का कोई फायदा नहीं है. बल्कि ये एक बाकी है रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड, वो कर लेते हैं तो फिर ये भी समझ में आ जाएगा. और बाकी बचेगा जो थ्योरी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. आज ये रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड तक ही करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन पार्ट फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा. तो रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड में क्या होगा, देखो. बोल रहा है कि ओपनिंग बैलेंस इतना दिया है. अच्छा, यहाँ पर हमें रिप्लेसमेंट प्राइस दे दिया जाएगा. ठीक है, कि ये हम लोग का रिप्लेसमेंट प्राइस है, उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा. तो कैसे होगा भी क्वेश्चन करने से ही समझ में आ जाएगा, छोटा सा ही है. डेट रिसिप्ट ओपनिंग बैलेंस डेट नहीं दिया है. बाकी पूरा क्वेश्चन मार्च का है तो हम लोग 1 मार्च लिख लेंगे ओपनिंग बैलेंस के लिए. 400 यूनिट 4 रुपए करके 1,600. ठीक है, फिर 10th मार्च को रिसिप्ट 100 यूनिट 4.10. रिसिप्ट 100 यूनिट 4.10 तो कितना हो जाएगा 410. अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो ये भी टोटल करके लिखना होता है. ये 500 हो गया, 1600 और 410 कितना हो जाएगा 1,600 एंड 410. तो ये 10 तो हुआ, 4 और 6 10, और ये 2010. रेट यहाँ पर भी नहीं लिखना होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सिंपल एवरेज जैसा देखने में हो रहा है. ठीक है, फिर 15th मार्च को इशू हुआ है 300 यूनिट. 300 यूनिट. अब इसमें रेट क्या लगाएंगे, तो यहाँ नीचे दिया हुआ होगा. देखो, रिप्लेसमेंट प्राइस और 15th मार्च को प्राइस होना चाहिए 4.20. बस जो दिया हुआ रहेगा वो करना है, आसान है. तो जो रिप्लेसमेंट प्राइस गिवन होगा वो करना है. 300 इंटू 4.20 कितना होगा? 2160. 2160. 2160 नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से. 1260. 500 में से 300 चला गया, 200 हो गया. और 2010 में से 1260 चला गया, ये 750 हो गया. ठीक है, 15th मार्च. 15th मार्च के बाद नेक्स्ट आ रहा है हम लोग का, यहाँ पर आ जाते हैं 17th. रिसिप्ट 200 4.30 कितना होगा? 3 2 6 4 2 8 860 होता है. 860. 200 प्लस 200 400 और 860 प्लस 750, तो 850 होने से 16. 16 10. 10. ठीक है, फिर 17th के बाद हम लोग का डेट आ रहा है 20. इशू 250. इशू होगा 250. इशू का रेट बता दिया गया है जो कि है हम लोग का 4.40. तो कितना हो जाएगा 4.4 इंटू 250?
1100 400 माइनस 250 150 1610 50 50 20th मार्च के बाद 25th को रिसिप्ट 400 4.5 करके कितना हो जाएगा 1800 150 प्लस 400 कितना हो जाएगा 550 510 प्लस 1800 01 2310 अच्छा फिर 25th के बाद इशू है 26th को 200 यूनिट 4.6 करके कितना हो जाएगा 920 550 माइनस 200 350 920 माइनस 2310 1390 1390 26th मार्च के बाद है 27th रिसिप्ट 100 4.6 करके 100 4.6 करके 460 350 से 100 चला जाए सॉरी ऐड हुआ 450 तो 1390 माइनस 4 सॉरी प्लस 460 कितना हो रहा है 1850 1850 30 को इशू हुआ है 300 इशू हुआ है अच्छा और इसका रिप्लेसमेंट रेट 4.8 इंटू 300 बचेगा 1440 माइनस 1850 410 410 ठीक है तो रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब हमें एक प्राइस गिवन होगा ठीक है उसके बेसिस पे हम लोग जो है क्वेश्चन को कर सकते हैं अच्छा और कैलकुलेशन तो इसमें कुछ कैलकुलेटिव पार्ट कुछ बाकी नहीं है जो है थ्योरी है जैसे कि स्क्रैप हो गया स्पॉइलेज हो गया हाँ यही सब है और कुछ है नहीं दो चार कुछ थ्योरी ही है ठीक है अभी स्टार्ट करेंगे तो थ्योरी कंप्लीट भी नहीं होगा जितना है फिर नेक्स्ट क्लास में उसके साथ फिर लेबर ऐड हो जाएगा उससे अच्छा है कि फ्रेशली नेक्स्ट क्लास में जो भी थ्योरी बाकी है वो कर लेंगे उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लास से ही लेबर स्टार्ट करेंगे ठीक है फिर आज इतना ही